कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जो कुछ हुआ वो आज भी हमारी जिंदगी को कैसे छूता है? आज हम भारतीय इतिहास की गहराइयों में उतरने वाले हैं, उन प्राचीन सभ्यताओं की नींव से लेकर ताकतवर सल्तनतों के दौर तक। तो चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल। हम आखिर इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं? इन पुरानी कहानियों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, इतिहास ना सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है। इसके 3 बहुत बड़े रोल हैं। पहला, ये एक टीचर है जो हमें अशोक की करुणा जैसे महान उदाहरणों से सिखाता है। दूसरा, ये एक वार्निंग है जो हमें साम्राज्यों के गिरने की याद दिलाता है ताकि हम वही गलतियां न दोहराएं। और सबसे जरूरी, ये भविष्य के लिए एक गाइड है जो हमें एकता और दूर की सोच की अहमियत समझाता है। आज की हमारी ये पूरी कहानी 5 हिस्सों में बटी है। हम देखेंगे कि हिस्टोरियंस को अतीत के बारे में पता कैसे चलता है, फिर भारत की पहली 2 महान सभ्यताओं को जानेंगे, इतिहास बदलने वाली 2 बड़ी हस्तियों से मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत के उतार चढ़ाव को समझेंगे और आखिर में उन सबकों पर बात करेंगे जो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि हजारों साल पुराने अतीत की ये पूरी तस्वीर बनती कैसे है। मतलब इतिहासकारों को आखिर ये सब पता कैसे चलता है। इतिहासकार ना एक जासूस की तरह काम करते हैं जो अतीत के सुरागों को जोड़ जोड़कर एक कहानी बनाते हैं। उनके पास मेनली 3 तरह के सुराग होते हैं। पहला, पुरातात्विक खोजें, यानी जमीन से निकले सिक्के, पुराने खंडर और पत्थर पर खुदे हुए लेख। ये वो सबूत हैं जो झूठ नहीं बोलते। दूसरा, साहित्यिक स्रोत जैसे वेद या अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ। और तीसरा, विदेशी यात्रियों के लिखे हुए अकाउंट्स जो हमें एक बाहरी नजरिया देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी कदम है चौथा, क्रॉस वेरिफिकेशन। किसी एक सोर्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना? क्या पता किसी राजा ने बस अपनी तारीफ में ही कुछ लिखवा दिया हो। इसलिए सच की तह तक जाने के लिए सभी सुरागों का मिलान करना बहुत जरूरी है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, तो चलिए भारत की 2 शुरुआती और एक दूसरे से बिल्कुल अलग सभ्यताओं की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। पता है, जब 1920 के दशक में इसकी खोज हुई ना, तो इसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। ये एक शहरी सभ्यता थी जिसकी सिटी प्लानिंग इतनी मॉडर्न थी। सोचिए, पक्की सड़कें, ढकी हुई नालियां, कि वैसी सुविधाएं आज भी भारत के कई हिस्सों के लिए एक सपना है। ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी और एडवांस्ड थी। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये इन दोनों सभ्यताओं के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ सिंधु घाटी की शहरी, औद्योगिक और शायद मात्र सत्तात्मक दुनिया थी, तो दूसरी तरफ वैदिक सभ्यता जो पूरी तरह से ग्रामीण, खेती पर आधारित और पितृसत्तात्मक थी। एक तरफ शानदार शहर, तो दूसरी तरफ कबीलों पर आधारित राजतंत्र। मतलब 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। कितना जबरदस्त फर्क है ना? सोचने वाली बात है कि क्या इन 2 अलग-अलग विरासतों की गूंज आज भी भारतीय समाज में सुनाई देती है। वैदिक सभ्यता वो दौर था जब वेदों की रचना हुई। ये एक खेती किसानी वाला समाज था और यहीं पर वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। शुरुआती दौर में ये व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म, यानी इंसान के पेशे पर आधारित थी। इसका मतलब है कि एक ही परिवार में लोग अपने काम के हिसाब से अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। समय के साथ ये व्यवस्था और कठोर होती गई और जन्म पर आधारित बन गई, जो कि एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं उन 2 असाधारण लोगों से जिन्होंने अपनी ताकत और अपनी सोच से भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये तारीख 326 ईसा पूर्व, भारतीय इतिहास में इसे एक मील का पत्थर माना जाता है। ये वो साल है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। जानते हैं ये इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये प्राचीन भारतीय इतिहास की पहली ऐसी तारीख है जिस पर दुनिया भर के इतिहासकार सहमत हैं। यहीं से इतिहास की धुंध छटने लगती है और हमें एक साफ टाइमलाइन मिलती है। सिकंदर भारत में ज्यादा समय तक तो नहीं रुका, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। उसने भारत और पश्चिम के बीच एक जमीनी रास्ता खोल दिया, जिससे व्यापार और आइडियाज का लेन देन बढ़ा।
यूनानी और भारतीय चिकित्सा का ज्ञान भी एक दूसरे तक पहुंचा। लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक जो सिकंदर के हमले से मिला वो ये था कि उसने उस वक्त के भारतीय राज्यों की सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी आपसी राजनीतिक फूट को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। सिकंदर की चुनौती के बाद भारतीय राजनीति में एक नई शक्ति का उदय हुआ और उस शक्ति का नाम था सम्राट अशोक। अशोक की महानता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। सच में, हमारे तिरंगे का अशोक चक्र और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ, ये दोनों ही अशोक की देन हैं। ये जो कहा गया है, ये अशोक के असाधारण कद को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। उन्हें इतिहास के सबसे महान शासकों में गिना जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि इसलिए कि उनमें एक विजेता, एक काबिल प्रशासक और एक महान समाज सुधारक, ये सारे गुण एक साथ मौजूद थे। अशोक की कहानी असल में एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। कलिंग के भयानक युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उनका दिल पिघल गया और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने राजनीतिक जीत की जगह धम्म यानी नैतिक जीत और अच्छे आचरण का रास्ता अपनाया। उन्होंने अपना साम्राज्य तलवार से नहीं बल्कि प्यार और नैतिक सिद्धांतों से फैलाया। अशोक के साम्राज्य के पतन के कई सदियों बाद भारत की जमीन पर शासन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हुआ। ये दिल्ली सल्तनत का युग था। साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ दिल्ली सल्तनत की औपचारिक शुरुआत हुई। ये तुर्क अफगान मूल के शासकों का राज था, जो पहले के साम्राज्यों से बहुत अलग था। इसकी ताकत का आधार थी मिलिट्री पावर और शासन पर उलेमा का बहुत गहरा असर था। उलेमा यानी वो धार्मिक विद्वान जो इस्लामी कानून की व्याख्या करते थे और सुल्तान को सलाह देते थे। सल्तनत काल की सबसे बड़ी पहचान थी इसकी राजनीतिक अस्थिरता। सोचकर देखिए, लगभग 320 सालों में 5 अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया। इसकी एक बड़ी वजह थी कि राजा के बाद कौन राजा बनेगा, इसका कोई साफ नियम नहीं था। नतीजा ये कि जिसकी तलवार में दम होता था वही तख्त पर बैठ जाता था, और इस वजह से लगातार साजिशें और लड़ाइयाँ चलती रहती थीं। तो आखिर दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ क्यों? इसके कारण वही क्लासिक हैं जो इतिहास में बार-बार बड़े-बड़े साम्राज्यों को ले डूबते हैं। काबिल उत्तराधिकारियों की कमी, लगातार आपसी झगड़े जिसने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया, और इसी कमजोरी ने बाबर जैसे बाहरी आक्रमणकारियों को हमला करने का मौका दे दिया। साथ ही कुछ नीतियां ऐसी थीं जिनसे ज्यादातर आबादी खुद को शासन से कटा हुआ महसूस करने लगी। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के अंत में सवाल ये उठता है कि इन कहानियों, इन साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने से हम आज क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक शायद ये है कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। चाहे वो राजनीतिक फूट का खतरा हो जिसने सिकंदर जैसे हमलावरों को दरवाज़ा दिखाया, या फिर अंदरूनी कला और बाहरी दबाव में साम्राज्यों के ढह जाने का पैटर्न जो सल्तनत के पतन में दिखा, ये सभी सबक आज की दुनिया के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल, इतिहास हमें हमारी जड़ें दिखाता है, हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां भी। इन सभी घटनाओं और युगों को देखते हुए भारत के अतीत का वो कौन सा एक सबक है जो इसके आने वाले कल के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा।